हेलो वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिए थे, फिर भी हल्का सा रिवीजन यहाँ पे हम कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब जो भी यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है इनके हमें जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के बाद जीरोस का रिलेशनशिप जो इनके कोफिशिएंट के साथ होता है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था आपको जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको हम बोल देते हैं पी ऑफ एक्स। ठीक, तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा होंगे इसके दो जीरोज होंगे। अल्फा और बीटा क्या होंगे, इसके जीरोज। ठीक है, देखो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो जीरोज हो सकते हैं। जीरोज का क्या मतलब होता है, जीरोज का ये मतलब होता है कि x की आप क्या वैल्यू रखें कि p ऑफ x जीरो हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये दो वैल्यू मिल रही है, मान लो x की जगह अगर मैं अल्फा रखता हूँ तो इसकी ये पूरा जीरो बन जाता है। ठीक है, या फिर मैं x की जगह बीटा रखता हूँ तो भी ये पूरा जीरो बन जाता है, मतलब अल्फा और बीटा जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल मेन बात क्या है हमारी कि अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है, तो इनके बीच का रिलेशन ये होता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है यानी अल्फा और बीटा का सम निकालोगे, जीरोस का सम निकालोगे तो वो बराबर आता है -b डिवाइड बाई a के, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है यानी अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट ये बराबर आता है c डिवाइड बाई a के। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको ये पहला क्वेश्चन करना है। ठीक, तो चलिए अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या अपने पास है, पहला जो हिस्सा है इसमें अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखा 4 जीरोस। ठीक है, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है हम उसको पुट करेंगे जीरो के बराबर, क्योंकि जीरोस का क्या मतलब है कि x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जीरो हो। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको पहले ही जीरो के बराबर रख देंगे, फिर इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे जब ये जीरो के बराबर था, यानी कि x की वो वैल्यू होंगी जिसके लिए जीरो बन जाएगा, मतलब वही जीरोस होंगे। तो मतलब जीरो निकालने के लिए आप क्या करो, जो भी पॉलिनोमियल है उसको पहले जीरो के बराबर पुट करो। पहला स्टेप तो ये होगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए, उसके बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म यानी जिसके पास एक्स नहीं है वो होना चाहिए। पहले तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। ठीक, उसके बाद आपको देखना होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, और यहाँ पर क्या है 8, तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 8। ठीक है ना, 8 बन जा 8। तो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आता हो, 8 आता हो। हालांकि यहाँ पे -8 है बट माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, उसका हिसाब अभी हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके, ठीक है, इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके वो लाना होता है जो बीच में लिखा हुआ है यहाँ x के साथ। तो x के साथ यहाँ क्या है 2। ठीक है, हालांकि x के साथ यहाँ -2 है पर फिर बोल रहा हूँ माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो आप ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए और उन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके 2 आए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 4 और 2। देखो 4 × 2 करोगे 8 हो गया। अब नंबर चेंज नहीं करने, नंबर यही रहेंगे 4 और 2। 4 और 2 को माइनस करोगे 2 आएगा। दोनों कंडीशन अगर सही हैं तब हम क्या करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके 8 भी आ रहा है, पहली कंडीशन सही है, और माइनस करके 2 आ रहा है, दूसरी कंडीशन भी सही है। अगर ऐसा है तो बस हमें क्या चेंज करना है कि यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, जो ये बस 2 है ना बीच में, इसको हम नीचे 2 की जगह लिखेंगे 4 - 2, बात वही रहेगी, 4 - 2 भी 2 ही होगा। तो मतलब इसकी जगह बस हमें क्या करना है, देखो बाकी सब मैं सेम लिखूंगा,
एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, बस ये जो 2 है इस 2 की जगह मैंने 4 माइनस 2 लिख दिया। x अपनी जगह रहेगा, -8 अपनी जगह रहेगा, इक्वल टू 0 अपनी जगह रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर जो था वही नीचे है, बस लिखने का तरीका बदल गया, 2 की जगह 4 माइनस 2। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे, देखो ये तो रफ वर्क है, आप चाहो तो मिटा सकते हो इसको। अब देखो, अब हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा -4x। ठीक है, माइनस इंटू 4, -4 इंटू एक्स, -4x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, और ये -8 अपनी जगह। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x -4, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है +2, तो यहाँ क्या बचेगा x -2 का भाड़ा कितनी बार पढ़ूंगी, 8 आ जाए, 2 4 जाए 8, तो यहाँ भी आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो या तो चलो यहीं कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसमें और इसमें से जो एक जैसी चीज़ है वो कॉमन लेंगे। एक जैसी चीज़ क्या नज़र आ रही है, ब्रैकेट में जो भी लिखा है एक जैसा होना चाहिए। ठीक, यानी कि x -4, अगर इधर से आपने x -4 कॉमन ले लिया, यानी ये चीज़ कॉमन ले ली, तो क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, यानी कि दूसरे ब्रैकेट में यहाँ x बचेगा। और इधर से अगर आपने x -4 यहाँ कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा हुआ है, +2 बचा हुआ है, बराबर में कितना है, 0। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर या तो x -4 इक्वल टू 0 रहा होगा, या फिर x +2 इक्वल टू 0 रहा होगा। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देखो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो ये वाली चीज़ 0 हो, या फिर ये चीज़ 0 हो, या दोनों ही 0 है ना। देखो जैसे अगर ये 0 हुआ, ये 0 नहीं भी है, तो भी 0 इंटू समथिंग नॉन 0 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 है और ये 0 नहीं भी रहा होगा, तब भी 0 इंटू समथिंग नॉन 0 0 हो जाएगा, या फिर दोनों 0 रहे होंगे तो 0 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है या तो ये दोनों ही 0 हो, या फिर कम से कम इनमें से कोई एक 0 हो, तो ये कंडीशन मतलब ये इक्वेशन ठीक है, ठीक रहेगी। तो यहाँ पर इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। याद रखना, अगर मान लो यहाँ 0 की जगह कुछ और हो, जैसे मान लो 0 की जगह 10 होता मान लो, तब हम ऐसे नहीं लिख सकते थे कि या तो ये 10 हो या फिर ये 10 हो, नहीं, 0 के केस में ही ऐसे आप लिखोगे, या तो ये 0 या ये 0, कुछ और हो तब ऐसा मत कर देना कभी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू -4 उधर गया 4, और यहाँ से x की वैल्यू +2 उधर गया -2। ठीक है, अब देखो ये x कब आया, जब हमने इस पोलिनोमियल को 0 के बराबर रखा था, तो इसका मतलब x की ये वैल्यू अगर वापस से आप पोलिनोमियल में पुट करोगे तो ये उसे 0 बना देगा। तो मतलब ये x के जीरोज हैं, और मैंने क्या बोला, जो जीरोज होंगे हम उनका नाम रखते हैं कि एक का नाम अल्फ़ा, यानी इसी को हम अल्फ़ा बोल देंगे जो 4 आया है, और जो बीटा है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला 0, यानी बीटा वैल्यू आ गई -2। तो जीरोज हमें निकालने थे, हमने इनके जीरोज निकाल लिए। अब इसके बाद क्या बोला गया था, इसके बाद बोला गया था वेरीफाई भी कर दो। इसके बाद क्या बोला गया था कि वेरीफाई कर दो। ठीक है, तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं भाई, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा मैंने वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस का सम है, बराबर -b/a, -b और a क्या है, कोफिशिएंट। ठीक, तो अल्फा और बीटा, अभी हमने देखा था अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने पास आई थी, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फा की वैल्यू 4 लिखो और बीटा की वैल्यू क्या लिखो, -2। अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है माइनस, फिर b, तो b की वैल्यू क्या होगी, देखो b किसे बोलेंगे, यानी कि जो x² का कोफिशिएंट है उसे a बोलेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, a b
सी की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को ए बोलते हैं तो ए की वैल्यू हो गई 1, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं तो बी की वैल्यू हो गई -2, जो कांस्टेंट टर्म है उसे सी बोलते हैं तो सी की वैल्यू हो गई -8। अब जरा यहाँ पुट कर दो, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है और ये माइनस इसके पास अपना है, ठीक है, डिवाइड बाय कितना ए कितना है 1, तो यहाँ देखो 4 में से 2 गया, 2 बचा, माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2, तो यहाँ से आप देख लो LHS जो है, ठीक है, RHS के बराबर आ गया इस केस में, तो ये वेरीफाई हो गया। एक रिलेशन और है क्या, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, आपको पता है कि भाई अल्फा इंटू बीटा भी तो चेक करना है आपको, वो क्या होता है C डिवाइड बाई ए। अल्फा कितना अभी देखा था 4, बीटा कितना -2, बराबर C कितना है -8, A कितना है 1, तो 4 2 जा -8 यानी -8 बराबर -8। तो ये भी आप लिख सकते हो LHS जो है RHS के बराबर है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमें वेरिफिकेशन करनी है। समझ में आ गई बात? चलिए, ये था इसका पहला हिस्सा। अब बात कर लेते हैं ज़रा दूसरे हिस्से की, ठीक है। चलो दूसरा हिस्सा देखो, दूसरा हिस्सा क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। मैं सीधा कर रहा हूँ, जीरोज निकालना है ना, तो जीरोज निकालने के लिए आप इसको किसके बराबर रख दोगे, 0 के। फिर आप क्या करोगे, देखोगे इसको और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 4, तो मतलब आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए 4 आए, और क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, इसके पहले क्या है प्लस है, तो इन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस करके क्या आना चाहिए, जो बीच में है, बीच में है -4, बट माइनस को थोड़ी के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके भी 4 आए, प्लस करके भी 4 आए, तो ये तो आसान है, 2 and 2 बाई 2 2 जा 4, 2 + 2 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सब कुछ वैसा ही लिखेंगे, बस इसकी जगह जो बीच में है इसकी जगह 2 + 2 लिख देंगे, ठीक है। तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, मतलब यहाँ 4s² माइनस ऐसे ही 4 की जगह बस क्या लिख देना है 2 + 2, बाहर s ऐसे ही +1 = 0, ऐसे ही सब कुछ से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या होगा, 4s² -2 × s यानी -2s माइनस प्लस माइनस 2s + 1 = 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पहली बात तो नंबर देखो 4 और 2, तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 को भी डिवाइड कर सकता है, सबसे बड़ा इनका कॉमन फैक्टर 2 और 4 का 2 आ गया। s² और s क्या कॉमन लेते हैं, छोटी पावर, तो s की पावर 1, s की पावर 2, छोटा कौन, s की पावर 1, तो यानी s की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 2 का टेबल कितनी बार पढ़े किया जाए, 2 2 जा 4, s² में से एक s बाहर है, एक s बचा रहा, ठीक है। 2s था पूरा ही बाहर ले लिया है आपने, तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर इन दिनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1, निशान ये वाला भी कॉमन लोगे जो यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 का टेबल तो 2s बार वही रहेगा, क्योंकि आपने निशान कॉमन माइनस लिया है, तो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस आए माइनस से, ठीक है, और यहाँ पे 1। या फिर आप ऐसे याद रख लो, अगर आप माइनस निशान कॉमन लोगे तो यहाँ पर जो भी निशान होगा उसका उल्टा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपने माइनस लिया तो इधर प्लस था, तो माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये दोनों चीज़ एक जैसी है, कॉमन ले लो, तो 2s - 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2s - 1 कॉमन है, क्या बचा हुआ है 2s, तो यहाँ बचेगा 2s, और यहाँ से 2s - 1 कॉमन है, क्या बचा हुआ है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 = 0। अब फिर से दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो ये चीज़ 0 रही हो, यानी कि 2s - 1 या तो 0 रहा हो, या फिर इधर वाला ये भी वही है, ठीक है, 2s - 1 या तो ये 0 रहा हो। तो यहाँ से s की वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। या फिर यहाँ से भी देखो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, एक को अल्फा बोलो एक को बीटा बोलो, तो मतलब इस बार दोनों ही एक जैसे आए हैं, अल्फा भी 1/2 है
बीटा भी 1/2 है ना। दोनों जीरो सेम आया तो अल्फा और बीटा दोनों क्या है, 1/2 है। वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए ए बी और सी पता लगा लें पहले। चलो, ए बी और सी, एस स्क्वायर कोफिशिएंट ए है यानी ए आ गया 4, एस का कोफिशिएंट है -4 यानी बी की वैल्यू है -4, निशान के साथ लिखोगे। सी की वैल्यू है 1। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा देखो, क्या फॉर्मूला इसका, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1/2, माइनस बी कितना है, -4, तो सीधा सीधा ये +4 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस चलो एक बार लिख ही देता हूँ ऐसे ही, डिवाइड, तो ये हाफ एंड हाफ 1 होता है भाई, 1/2 का मतलब हाफ, आधा और आधा 1 हुआ, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4/4 1, यहाँ भी 1 आ गया, तो LHS और RHS बराबर आ गए। इसी तरह से इनके प्रोडक्ट का भी वेरिफिकेशन कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, C/A। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना यार, आसान सी बात है, 1/2 रखना है, सी की रखनी वैल्यू, ए की रखनी वैल्यू, हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा हिस्सा। तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में देखो क्या है, 6x² -3 -7x। ठीक है, बट जीरोस के लिए इसको जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक बात और याद रखना, चलो जीरो के लिए जीरो के बराबर तो पुट करना ही पड़ेगा क्योंकि हम जीरोस लिख रहे हैं। ठीक है, सही ये रहता है कि इसको पहले ऐसे उतारो, फिर यहाँ पे लिखो 4 जीरोस, 4 जीरोस, जीरो के लिए इसको जीरो के बराबर पुट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने एक और चीज़ बताई थी कि सबसे पहले x² वाली टर्म आएगी, तो वो तो ठीक है, यहाँ पे x² वाली टर्म है पहले, उसके बाद x वाली आएगी, लेकिन x वाली तो नहीं है बीच में, यानी कि ये आप पहले लिखोगे, यानी कि ये लिखोगे -7x, और ये सबसे बाद में लिखोगे, यानी लास्ट में लिखोगे -3। ठीक है, और जीरोस निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर रख दोगे। अब फिर से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 कितना, 3 6 18, यानी कि दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आता हो, 18 आता हो, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इन्हीं को माइनस करके क्या आता हो, जो बीच में है, बीच में -7, और माइनस को थोड़े देर के लिए भूल जाएंगे, और यहाँ आएगा 7। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, 9 और 2, है ना, 9 × 2 18, और 9 - 2 7। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस इसकी जगह 9 - 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 6x² ऐसे ही लिख दिया, माइनस जैसे था वैसे ही लिखा, बस 7 की जगह 9 - 2, 7 की जगह 9 - 2, बाकी सब सेम। ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके बाद क्या, देखो 6x² माइनस इंटू 9, -9 × x यानी -9x, माइनस माइनस +2 × x +2x, -3 = 0। तो यहाँ से कॉमन लोगे, देखो ऐसा नंबर ढूंढो जिसके टेबल में 6 भी आए 9 भी आए, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, जिसके टेबल में 6 भी आता है और 9 भी, 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, और x² यहाँ x, तो छोटी पावर यानी x कॉमन आएगा। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 6 आ जाएगा, 3 2 = 6। ठीक है, और x² में से x बाहर लिया, एक x बचेगा। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 9 आ जाएगा, 3 बार, 3 3 = 9, x तो बाहर ले चुके हो, तो यहाँ पर पहले तो जो निशान है वही कॉमन आएगा, फिर कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब 1 कॉमन लोगे तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब ये प्लस है तो निशान चेंज नहीं होता, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। आप ऐसे भी सोच लो, माइनस प्लस क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस, माइनस = 0। ठीक है, तो फिर से यहाँ से कॉमन लोगे, 2x - 3 दोनों के पास है, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन आ गया, बाहर क्या बच रहा है, यहाँ 3x और यहाँ +1, तो मतलब यहाँ आ जाएगा 3x + 1 = क्या है, 0। ठीक है, तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो यहाँ से 2x - 3 या तो ये 0 रहा हो
या फिर 3x+1, या तो ये 0 रहा हो तो इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी 3/2, इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी -1/3। इसमें से एक को अल्फा एक को बीटा, तो अल्फा हो गया 3/2 पहला 0, और बीटा हो गया -1/3 दूसरा 0। वेरिफिकेशन करें क्या इनकी, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए पहले क्या ए बी सी पता लगा लो। ए का मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 6, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -7, या अगर यहाँ से देखना है तो इधर से देखोगे एक्स इधर है, ठीक है, नहीं तो यहाँ से देखना तो यहाँ से देख सकते हो -7। सी मतलब जिसके पास एक्स नहीं है -3, ठीक है। अब आप वेरीफाई कर लो यार, अल्फा प्लस बीटा गया -b/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू क्या -1/3, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -7, डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ भी करोगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस 7/6, यहाँ भी 9 - 2 यानी 7/6 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट को वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ क्या लिख दो, यहाँ लिख दो इनका प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन क्या होगा, वो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर c/a के, अल्फा की वैल्यू क्या 3/2, बीटा की वैल्यू क्या -1/3, सी की वैल्यू क्या -3, ए की वैल्यू क्या 6, दोनों तरफ क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है ना। देखो 3 से 3 कट गया, -1/2 बचा, इधर भी क्या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 बचा, मतलब LHS = RHS, ठीक। तो ये भी हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हिस्सा देखें, अगला बोले तो चौथा, 4u² + 8u, है ना, लिख देना 4 zeros, दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना, 4 यहाँ लिख दो, नहीं तो चलो 4 zeros, मतलब ये क्वेश्चन ना उठ जाए कि यहाँ तो 0 के बराबर नहीं था तो आपने क्यों 0 के बराबर लिखा। इस चीज़ को बताने के लिए हमें लिखना पड़ता है कि 0 निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक। तो देखो अब ये आसान है सवाल, क्यों, क्योंकि अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह नहीं लगानी, सीधा वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल वाला, जैसे x² या x वाला या u² या u वाला चीज़ हो, अगर कांस्टेंट टर्म गायब हो तब ये सवाल आसान बन जाता है। कैसे, सीधा सीधा तब हम कॉमन ले लेते हैं, 4 और 8 में से कॉमन क्या 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दोनों के पहाड़े में आएगा, u² u क्या u, ठीक है। तो यहाँ से 4 कॉमन लिया, u कॉमन लिया तो u बचा होगा, 4 का टेबल कितनी बार पढ़े 2 बार, कितना आएगा 8, तो यानी 4 2 जा 8, u तो हम कॉमन ले चुके हैं। अब इसका मतलब क्या, या तो 4u 0 के बराबर हो, क्योंकि दिस इंटू दिस = 0, तो मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे, तो यहाँ से आ जाएगा u + 2, u + 2 = 0, तो यानी कि u = 0 बाई 0/4 0 हो जाएगा, या फिर u = -2, एक को अल्फ़ा बोल दोगे और एक को बीटा बोल दोगे, अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ जगह बना लेगा थोड़ा मिटा के, वेरिफिकेशन लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो वेरिफिकेशन अब आपको समझ में आ गया होगा, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ठीक है। ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर देखो 4, बी की वैल्यू देखो 8, ठीक है ना, ए की वैल्यू मतलब इसका कोफिशिएंट 4, बी की वैल्यू मतलब इसका कोफिशिएंट, सी की वैल्यू, सी है ही नहीं यहाँ पर 0 समझ लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस में चाहो तो 0 लिख सकते हो ना। चलो अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा =
माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, माइनस बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 4, कितना आएगा -2, इधर कितना आएगा 4 2 यानी -2। तो LHS इक्वल टू RHS लिख लेना। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा C डिवाइड बाई ए। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू C की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, दोनों तरफ कितना आ गया 0, ये भी बराबर हो गया। समझ में आ गई बात। चलो अगला देखो, अगला इससे भी आसान है। 5वां क्या है यहाँ पे t² - 15, 4 zeros दिस शुड बी इक्वल टू 0। हमने 0 के बराबर क्यों लिखा? हमने 0 के बराबर लिखा 0 निकालने के लिए। ठीक है, ये आसान कैसे है? जब सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म हो, वेरिएबल का और कांस्टेंट टर्म हो, तो कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ, यानी t² इज इक्वल टू हो जाएगा 15, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। t इक्वल टू क्या हो जाएगा √15, लेकिन ये प्लस माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लेते हो तो किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस √15 का स्क्वायर करोगे तब भी 15 आएगा, माइनस √15 का स्क्वायर करोगे तब भी 15 आएगा, इसलिए दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मतलब एक बार t की वैल्यू हो गई आपको समझ लो √15 प्लस का, और एक बार t की वैल्यू हो गई √15 माइनस का। एक को अल्फा बोल दो और एक को बीटा बोल दो। ठीक है, और इसका वेरिफिकेशन ठीक है आप खुद कर लेना, आप आराम से कर सकते हो। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, हो जाएगा। अब बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है बोला गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब क्या? हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, और जो हमें इंफॉर्मेशन बताई गई है वो ये है कि जहाँ पेयर्स में नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से हर एक, जो पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरोज है, जो दूसरा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। कहने का मतलब जैसे मैं इसकी अगर बात करूं तो यहाँ पे कोमा के पहले जो नज़र आ रहा है ये सम ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और फिर क्या है सम के बाद क्या है प्रोडक्ट, यानी कि जो कोमा के बाद वाली वैल्यू है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। हर केस में ऐसा ही है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस केस में तो ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोज है, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो तो हमें क्या पूछा जा रहा है, पॉलिनोमियल बता दो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले इसको साइड में रख देते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसके जीरोज हमें पता है कि जीरोज हैं उसके अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा हमें क्या पता है, हमें जीरोज पता है। किसके जीरोज पता है, किसी पॉलिनोमियल px के। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल px होगा ये बराबर होगा, एक कांस्टेंट है मान लो k, ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब मेन चीज जो है देखो वो ब्रैकेट के अंदर है, k कांस्टेंट है। एनसीईआरटी में ज़्यादातर k की वैल्यू 1 यूज करी गई है, इसलिए आपको k नजर नहीं आ रहा पीछे आंसर में। ठीक है, तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, ये तो सम है जीरोस का, यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मतलब क्या कि अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो फिर तो ये सवाल हलवा हो गया एकदम। क्यों हो गया? क्योंकि यार पहली जो चीज़ है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, यानी कि अगर मैं पहले केस की बात करूं तो यहाँ पे मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, कितना पता है 1/4, और दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है यानी अल्फा इंटू बीटा पता है कितना -1। यही चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, बस इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी। चलो इसको यहीं पे लिखे रहने देते हैं, मैं अलग से लिख देता हूँ। तो मतलब अपना पॉलिनोमियल px क्या होगा, ये हो जाएगा एक कांस्टेंट k, ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करना जरा, x² अपनी जगह रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है
1 डिवाइड बाई 4, बाहर क्या है x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1। चलो भाई देखो ये क्या हो जाएगा k, यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स यानी -x डिवाइड बाई 4 प्लस -1। आप चाहो तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन नीचे डिवाइड में समथिंग थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो हम क्या करते हैं सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सबको 4 से मल्टीप्लाई, यानी ऊपर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब 4 अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर। पहले अंदर की बात करते हैं, बाहर बचा के, नीचे बचा हुआ है 4। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना, 4x स्क्वायर। 4 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 से वाला 4 कट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का x। ये 4 से नीचे वाला 4 कट गया होगा, माइनस ये 4 इंटू -1 -4। ठीक है, तो देखो k कांस्टेंट था, कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट भी कांस्टेंट होगा, तो चलो इसको बोल देते हैं k डैश। इसको क्या बोल देते हैं, k डैश। तो कितना हो गया ये 4x स्क्वायर -x -4। ठीक है, अब देखो अगर आप पीछे एनसीईआरटी से मैच करोगे तो पीछे एनसीईआरटी में सिर्फ ये वैल्यू आपको नजर आएगी, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सही तरीका ये है कि आप साथ में k लेके चलो। ठीक, बाकी आंसर दोनों ठीक है यार, ये एक कांस्टेंट है, इसकी कुछ वैल्यू रही होगी। ठीक है, मेन पॉलिनोमियल अभी जो है वो ये है। ठीक, इसीलिए एनसीईआरटी में सिर्फ इतना आपको नजर आएगा। तो ये हो गया पहला हिस्सा। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे हिस्से की बात करूं, अगर मैं दूसरे हिस्से की बात करूं तो क्या है, दूसरे हिस्से में बस इतना चेंज होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ दूसरे हिस्से में √2 हो जाएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया होगा, मिटा दे रहा हूँ इसको। चलो वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा। ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, √2, साथ में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, 1/3। यही होगा। अब फिर से नीचे 3 अच्छा लग रहा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, 1। अब क्योंकि आपने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। मतलब 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गई बात। k/3 को एक दूसरा कांस्टेंट बोल देता हूँ मैं, k डैश। अंदर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। एनसीईआरटी से आंसर मैच करोगे आपको सिर्फ इतना नजर आएगा। समझ में आ गई बात। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मतलब इसका अगला हिस्सा। ठीक है, अगला हिस्सा मतलब तीसरा हिस्सा, और तीसरे हिस्से में क्या है, 0 और 5, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, 5 नहीं √5। ठीक, तो बस पुट कर दो यार। ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 0 इंटू एक्स, तो 0 ही हो जाएगा यार। 0x का मतलब 0 ना। अल्फा प्लस बीटा कितना, √5। तो मतलब ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कि ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस में √5। फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में देखोगे तो यही मिलेगा आपको सिर्फ। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम k लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि यार k की वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। जैसे k की वैल्यू 2 हो जाए तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, k की वैल्यू 3 होती तो यहाँ 3 लिख देते, k की वैल्यू 3.5 होती तो 3.5 लिख देते। कुछ भी लिखोगे सबके लिए ये कंडीशन सही रहेगी, सबके सम ऑफ जीरो सही होंगे, सबके प्रोडक्ट ऑफ जीरो सही होंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके सम ऑफ जीरो ये हों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये हों, डिपेंड करेगा k की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो एनसीईआरटी में ज़्यादातर जब k की वैल्यू 1 होगी, जैसे k की वैल्यू 1 लिखोगे तो सिर्फ यही नजर आएगा, 1 इंटू में दिस, यही रहेगा ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी में ज़्यादातर k की वैल्यू या जो भी कॉन्स्टेंट है बाहर, उसकी वैल्यू 1 लेके आंसर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर यहाँ आ सकता है। समझ में आ गई बात। तो ये आपको समझ में आ गया। कौन सा हिस्सा था, तीसरा। चौथा, पांचवा, छठा और बचा हुआ है ना, चौथा, पांचवा और छठा। तो यार ये तो आसान है यार, देखो चौथे में 1 है, ये है ये, अब तो कर लोगे ना, हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।